नमस्कार बच्चों। देखिए, आज हम लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने जाना, पिछली कक्षा में हमने ये जाना कि भाई लोकतंत्र क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमको। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि लोकतंत्र की जो बुनियादी आवश्यकता थी कि लोकतंत्र को क्यों लाया जाए या लोकतंत्र जैसी अवधारणा को क्यों लागू किया जाए। ये सिर्फ इस बात के लिए था कि देश में जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उन पर फोकस किया गया कि जनता जो है वो अपने फैसले खुद करे। लेकिन क्या जनता जो फैसला करती है वो सारे फैसले सही होंगे? तो लोकतंत्र इस बात पर फोकस करता है, इस बात पर जोर देता है कि जनता को हर प्रकार की सुविधा समय पर मिले, वो अपने जो फैसले हैं वो खुद ले और सरकार को बनाने में अपनी खुद के विवेक को ध्यान में रखते हुए अपनी आवश्यकता के अनुसार जो व्यक्ति उनको सही लगता है कि वो हमारे आगे जाकर हमारे विचारों को, हमारी आवश्यकताओं को, हमारी ज़रूरतों को उठा सकता है, उन पर काम कर सकता है, उसी को वो वोट दे करके आगे सरकार में भेजें। तो हमने लोकतंत्र में यही पढ़ा कि भाई ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता जो है वो अपने प्रतिनिधि को, अपनी सरकार को खुद चुनती है। लेकिन क्या लोकतंत्र हमेशा सही है? ऐसा संभव नहीं है। इसमें कुछ कमियां हो सकती हैं। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है, इसमें कमियां निकाली हैं कि हमेशा ही लोकतंत्र सही नहीं हो सकता। जब जनता अपनी सरकार को चुनती है तो जनता से भी गलतियां इसमें हो सकती हैं। जनता ने अगर सरकार सही चुन दी है, प्रतिनिधि सही चुन करके भेज दिए हैं सरकार में, हो सकता है अगले स्टेप पर यानी कि सरकार का निर्माण होने के बाद सरकार में जो हमारे प्रतिनिधि पहुंचे हैं वो गलत फैसले हमारे लिए कर सकते हैं। वहां पर उनके अंदर अपना स्वार्थ आ सकता है, वो अपने स्वार्थवश काम कर सकते हैं सरकार में। और जब जहां पर स्वार्थ आ जाता है वहां पर हम दूसरों के हितों को भूल जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही तर्क लोगों ने लोकतंत्र के खिलाफ में दिए हैं। तो अगर हम ओवरऑल कहें तो ये कह सकते हैं कि हमेशा ही हर जगह पर, हर बिंदु पर, हर पहलू पर लोकतंत्र सही नहीं हो सकता। तो क्या इसमें तर्क दिए गए हैं लोकतंत्र के खिलाफ तर्क या लोकतंत्र के विरोध में? अब पहला जो तर्क दिया है देने वालों ने, क्या दिया है कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिससे सरकार में अस्थिरता बनी रहती है। बिल्कुल सही है कि लोकतंत्र में हर 5 साल में नेता बदलते हैं। कई बार तो ऐसे हालात बन जाते हैं सरकार में कि 5 साल से पहले ही कई बार नेता बदल जाते हैं हमारे। तो इससे सरकार में अस्थिरता बनती है और जब अस्थिरता बनी रहती है तो सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचती है और सरकारी कामकाज गलत हो सकते हैं, लेट हो सकते हैं। ऐसे उदाहरण हमको कई बार देखने को मिलते हैं जो कि लोकतंत्र के लाभों पर, विशेषताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि इस तरह की शासन व्यवस्था दिक्कत करती है, उसमें फैसले गलत हो सकते हैं या फैसलों में देरी हो सकती है। जब आना जाना बना रहेगा सरकार में प्रतिनिधियों का तो वो अपने जिस तरीके से काम होने चाहिए सरकार में उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा है, लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। क्या कहा कि लोकतंत्र जो है वो सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, इसमें नैतिकता को कोई जगह नहीं है। इसमें नैतिकता को कोई जगह नहीं है। मतलब इसका ये हुआ कि जो सरकार में आना चाहता है, जो आपका प्रतिनिधि बनना चाहता है, वो चुनाव के समय पर सारी नैतिकताओं को ताक में रख देता है। सारी नैतिकताओं को भूल करके स्वार्थवश सरकार में शामिल होने के लिए हर पैतरे अपना करके सरकार में प्रवेश करने की कोशिश करता है। चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे हिंसा हो,
चाहे दबाव हो मतदाताओं पर, किसी भी प्रकार के गलत कार्य करने में वो झिझकता नहीं है। और उसका जो मेन मकसद होता है, मुख्य जो मकसद होता है उसका ये होता है कि मुझे सरकार में प्रवेश करना है, जीत हासिल करनी है। तो सिर्फ ये राजनीतिक लड़ाई है सत्ता पाने के लिए, एक खेल है सिर्फ सत्ता पाने का। यहाँ नैतिकता बिल्कुल भी नहीं होती। तो इस बात में थोड़ी सच्चाई है। हम देखते हैं कि नेता लोग नैतिकता को भूल करके सत्ता के लोभ में आकर के सत्ता को पाने के लिए हिंसा, भ्रष्टाचार, दबाव, लड़ाई झगड़े, इस प्रकार के हथियार अक्सर अपनाते रहते हैं। तीसरा है कि यह व्यवस्था जो है इस प्रकार की है कि इसमें अगर कोई नियम कानून बनाना है, निरस्त करना है, तो ऐसी लंबी प्रक्रिया होती है। इतने लोगों से बहस करना, चर्चा करना, लोकसभा में, राज्यसभा में, कितना लंबा प्रोसेस होता है कोई भी काम करने का। तो उसमें फैसला लेने में देरी होती है। राजतंत्र में क्या था कि राजतंत्र में राजा के दिमाग में कोई विचार आया और वो आज तुरंत लागू कर दिया, जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में अगर किसी के दिमाग में कोई विचार आ भी रहा है तो प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया जो होगी नियम कानून बनने की, उस पूरी प्रक्रिया के प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ेगा, पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के वो बात या विचार जो भी था हमारे दिमाग में वो कानून का रूप लेगा। ऐसे नहीं ले सकता। तो यहाँ पर किसी ने ये कहा है कि बहुत बड़ा लंबा कार्यक्रम होता है, इसमें बहुत बड़ा प्रोसेस है कि बहुत सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि फैसला लेने में देरी होती है, जिससे फैसला लेने में देरी होती है। बात सही है। चौथी जो बात कही गई है वो है कि चुने हुए नेताओं को अपने क्षेत्र की जनता के हितों का पता नहीं होता, जिससे गलत फैसले हो जाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। जब तक प्रतिनिधि जनता के बीच में समय समय पर नहीं आएंगे, जब तक हमारे प्रतिनिधि हमसे आकर रूबरू नहीं होंगे समय समय पर, तब तक वो हमारी आवश्यकताओं के बारे में, हमारी जरूरतों के बारे में, हमारे देश में कहाँ क्या विकास, हमारे क्षेत्र में कहाँ क्या विकास होना है उसके बारे में जानेंगे नहीं, जब तक वो हमारे बारे में सही और समय पर फैसला नहीं ले पाएंगे। ये निश्चित है। तो किसी ने कहा है कि चुने हुए नेताओं को अपने क्षेत्र की जनता के हितों का पता नहीं होता। वो चुने तो जाते हैं अपने क्षेत्र से, कई बार ऐसा भी होता है रहने वाला कहाँ का है और किस क्षेत्र से आकर वो चुनाव में खड़ा हो जाता है। तो ऐसे हालात में उसको उस क्षेत्र के हितों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती और वो वहां से चुनाव जीत जाता है और उस क्षेत्र की जनता के हितों में वो ठीक से फैसले नहीं ले पाता, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि यहाँ पर यहाँ की मांग क्या है, यहाँ की आवश्यकताएं क्या है, जनता क्या चाहती है। जनता से समय समय पर मिलता नहीं है अगर कोई प्रतिनिधि, तो वहां पर फैसले जो होंगे वो जनता के हित में ठीक से नहीं हो पाएंगे। ये निश्चित है। तो ये बात भी सही है, फैसले गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट जो लाइन है वो है इसमें चुनावी प्रक्रिया खर्चीली होती है, जिससे सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है हमारी, उसमें चुनावी जो प्रक्रिया है वो बहुत खर्चीली है। सरकार ने हर प्रयास किया, हर संभव प्रयास किया इस पर कंट्रोल करने का, इस पर नियंत्रण करने का, लेकिन नहीं, सरकार पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई है। चुनाव आयोग ने हर संभव प्रयास कर लिया कि चुनाव के खर्च पर नियंत्रण किया जाए, लेकिन उनको पूरी कामयाबी अभी तक नहीं मिली है। चाहे छुप करके, चाहे प्रत्यक्ष रूप से, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। फिर प्रतिनिधि जीतने के बाद में उस खर्चे की पूर्ति करने में लगे रहते हैं, जिससे सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ने की पूरी संभावना होती है। क्योंकि हम भी जानते हैं कि भाई जब हम खर्चा कर कोई काम करते हैं, जैसे कि मान लो अगर हम भ्रष्टाचार के बल पर नौकरी पा लेते हैं पैसे दे करके, और फिर हमारी नौकरी जब हम करते हैं काम, तो हमारा ध्यान सिर्फ काम करने के बजाय वो जो पैसा हमने खर्च करके नौकरी पाई है उसको पाने में लग जाते हैं।
तो वो गलत है। इस प्रकार से हमारा ध्यान नौकरी पर नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार से जो प्रतिनिधि हमने चुने हैं, जो पैसे के बल पर चुने गए हैं, गलत तरीके से चुने गए हैं, वो प्रतिनिधि जनता के हितों को ध्यान में रख करके अपने पैसे को बटोरने में लग जाते हैं, जो सरकार के अंदर सीधा सीधा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है प्रक्रिया। तो ये चुनावी प्रक्रिया इतनी खर्चीली होने के कारण सरकार में भ्रष्टाचार जैसे गलत जो बीमारी है वो बढ़ जाती है, और इसकी वजह से जो इसका प्रभार जो पड़ता है, जो भार जो पड़ता है, वो जनता पर पड़ता है। जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, जो कि बहुत गलत है। तो इस आधार पर भी लोगों ने लोकतंत्र में कमी बताई है कि लोकतंत्र में एक कमी है। इसके खिलाफ में, इसके विरोध में ये तर्क दिया है। छठी जो बात है वो है कि आम जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने में कठिनाई होती है। मैंने अभी बताया था पिछली लाइन में कि कई बार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर के लोग उम्मीदवार बन जाते हैं, वहां से खड़े हो जाते हैं चुनाव में भाग लेने के लिए, जिनके बारे में उस क्षेत्र की जनता कतई भी नहीं जानती। लेकिन क्या वो जो चुनाव में खड़े हुए हैं वहां पर उसको चुनने में जनता सही फैसले ले पाएगी? ऐसी संभावना बहुत कम हो जाती है। जनता जो है वो कई जगह कई बार अनपढ़ भी होती है। आम जनता बहुत सामान्य विचारों वाली होती है, बहुत उतने चालबाज और चालाक जनता में नहीं होते कि वो हर बात की जानकारी प्रतिनिधि के बारे में कर सकें। लेकिन फिर भी कुछ बुद्धिजीवी उन बातों को जान लेते हैं, उन आवश्यकताओं को जान लेते हैं, लेकिन वो भी आम जनता को, पूरी जनता को इस बारे में नहीं समझा पाते, जिससे कि वो सही फैसला कर सकें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आम जनता है वो अपने प्रतिनिधि चुनने में कई बार गलती कर देती है, उसके बारे में सही फैसला नहीं ले पाती। इसलिए क्या होता है कि चुनावी प्रक्रिया जो है वो बेकार हो जाती है। सही व्यक्ति सरकार में चुन करके नहीं पहुंच पाता, जिसका परिणाम सरकार में गलत होते हैं, आम जनता के लिए फैसले गलत होते हैं, वहां पर स्वार्थ आ जाता है। इसलिए अगर इन सब बातों को हम देखें तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो है वो हमेशा सही नहीं होती। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम राजतंत्र से तुलना करें इसकी, लोकतंत्र की, तो हम बहुत सारे फायदे इसमें पाएंगे बजाय उस व्यवस्था के। क्योंकि लोकतंत्र में आम जनता को अपने विचारों को रखने का, अपने बातों को कहने का जो हक, जो अधिकार मिला हुआ है, वो राजतंत्र में बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर बेसिक चीजों पर, बुनियादी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है, पूरे ओवरऑल जनता के हित में ध्यान दिया जाता है। लेकिन अगर हम अपने हित की बात करें तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र फेल है, क्योंकि लोकतंत्र अभी तक देश में कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको खत्म नहीं कर पाया है। जैसे हम एक ले अगर उसमें से, तो वो है गरीबी। लेकिन लोकतंत्र जो है गरीबी को दूर नहीं करेगा। हर व्यक्ति अपने हित में सोचेगा, अपने तरीके से सोचेगा, तो लोकतंत्र हमें लोकतंत्र को हम गलत साबित कर सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल पूरे देश की जनता के बारे में देखें, व्यवस्था के बारे में देखें, पूरे सिस्टम के बारे में देखें, तो लोकतंत्र में कई अच्छाइयां भी हैं, राजतंत्र से कई गुना अच्छा है। अब इन आधारों पर उसमें हम कमियां निकाल सकते हैं जो हमने पढ़ी है। अब आगे, इससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। अब लोकतंत्र के क्या क्या अच्छाइयां हैं, अब हम उनको जानेंगे। देखिए, अब तक हमने जाना कि भाई लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। कुछ लोगों ने लोकतंत्र को गलत माना, उसमें कमियां ढूंढी, और कमियां है भी मानते हैं, उस बात में कमियां हैं, लेकिन अगर कमियों की और अच्छाइयों की अगर हम तुलना करें तो अच्छाई ज्यादा है, और हमें वही काम करना है जिसमें अच्छाइयाँ ज्यादा हो। कमियां तो हर चीज में मिल सकती हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छाई बुराई। तो अच्छाई जिसमें ज्यादा है वो काम हम करते हैं, और वही हमारा यहाँ पर हो रखा है कि लोकतंत्र जो व्यवस्था है शासन की, वो एक ऐसी व्यवस्था है कि हर प्रकार की शासन प्रणाली से बेहतर उसको माना जाता है। अब किस आधार पर, किन किन आधार पर हम उसको बेहतर मानते हैं बजाय अन्य शासन प्रणालियों से,
उसमें अगला हम कदम उठा रहे हैं, जितना देख रहे हैं अगला टॉपिक हमारा है कि लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। लोकतंत्र को अच्छा माना, किस किस आधार पर अच्छा माना? तो देखिए, पहली जो लाइन हमारी है, लोकतांत्रिक पद्धति दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है। सही है ये कि दूसरी जो व्यवस्था है शासन की, उनसे बेहतर प्रणाली है, क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। हम सरकार बनाते हैं तो सरकार हमारे प्रति जिम्मेदार होती है। सरकार का दायित्व है कि वो जनता के हित के लिए काम करे, उसका दायित्व है ये। तो वो जवाब देगी। अगर कोई काम नहीं करता है तो सरकार से हम जवाब मांग सकते हैं, और नहीं तो उसका फैसला हम अगले 5 साल के बाद में कर सकते हैं। अगले जो चुनाव आते हैं तो हम जो प्रतिनिधि चुन करके भेजा हमने, उसने अगर हमारे हित में काम नहीं किया तो अगले चुनाव में हम उसको हार का मुंह दिखा देते हैं। तो ये सरकार की जो पद्धति है, जो प्रणाली है शासन करने की, ये प्रणाली बजाय अन्य प्रणालियों से बेहतर मानी गई है, क्योंकि सरकार का जो स्वरूप होता है इसमें वो जवाबदेही स्वरूप होता है। वो जनता के हित में जवाब देने को मजबूर होती है। ये है दूसरी जो लाइन है हमारी। दूसरा जो पक्ष है हमारा वो है लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ती है। बिल्कुल सही है। राजतंत्र भी हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है। राजतंत्र में निर्णय लेने का जो अधिकार होता है वो एक व्यक्ति के हाथ में होता है, वो होता है राजा। हम कई बार खूब सुनते हैं, पढ़ते हैं कि जब कई बार एक आदमी फैसला लेता है तो वो गलत हो सकता है। अब यहां पर ये किस आधार पर कहा गया कि निर्णय लेने की संभावना बढ़ती है? बेहतर निर्णय लेने की। बेहतर निर्णय लेने की संभावना इसलिए बढ़ती है कि यहाँ पर जो निर्णय होते हैं लोकतंत्र में, वो निर्णय एक बहुत लंबी बड़ी प्रक्रिया के बाद में निकल करके आते हैं। उस निर्णयों को लेने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया को तय करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के बीच बहस और चर्चाएं होती हैं, बैठकें होती हैं, उसके बाद जाकर के फैसले या निर्णय निकल करके आते हैं जनता के हित में। तो अब उनको अगर हम सही नहीं माने, बेहतर नहीं माने, तो क्या करें? क्योंकि एक आदमी तुरंत फैसला ले लेता है और एक इतने सोच विचार करने के बाद, बहुत लोगों से बहस और चर्चा करने के बाद, बैठक करने के बाद जब निर्णय लेते हैं तो हमें उसको अच्छा मानना ही बेहतर होगा, और ये है कि वो अच्छा ही होगा, ये संभावना हम कर सकते हैं। तो इतने बड़ी प्रक्रिया के बाद जो फैसले लिए जाते हैं वो कभी भी गलत होने की संभावना नहीं रहती। समय जरूर लगता है, उनमें समय लग सकता है, लेकिन फैसला सही होने की संभावना रहती है। तीसरा जो है, लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। मतभेद और टकराव। भारत देश एक इतना विशाल देश है जिसमें इतनी विविधताएं हैं, इतने अंतर हैं कि वहां पर लोगों के विचारों में मतभेद होना, उनके मतों में भेद होना, अंतर होना, उनकी आवश्यकताएं अलग अलग हो सकती हैं और होती हैं। क्षेत्र के हिसाब से, जातियों के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से, अपने स्वार्थ के हिसाब से उनकी आवश्यकताएं, उनकी जरूरतें अलग अलग होती हैं, उनके विचार अलग अलग होते हैं, और उन विचारों में टकराव होना एक आम बात है। लेकिन लोकतंत्र उन टकरावों का भी समाधान निकाल कर लाता है, क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसी पद्धति है शासन की, इसमें सभी के हितों को, सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके फैसले लिए जाते हैं। तो जो लोकतंत्र है वो मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका भी उपलब्ध करवाता है, क्योंकि इसमें फैसला वो ही लागू किया जाता है जिसमें अधिकतर जनता का हित हो, जनता के हितों का पूरा ख्याल रखा जाता है। भले उनमें मतभेद है, लेकिन उन मतभेदों को भुला करके ऐसे निर्णय पर पहुंचना होता है जिसमें जनता की भलाई हो, अधिकतर जनता को फायदा पहुंचता हो।
चौथा जो तर्क है हमारा वो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों का सम्मान बढ़ता है, नागरिकों का सम्मान ज्यादा होता है। हमारे देश में शासन पद्धति में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक नागरिक का, चाहे वो किसी भी धर्म से है, चाहे वो किसी भी जाति से है, किसी भी समुदाय से है, महिला है या पुरुष है, अगर सिंगल पर्सन भी अगर वो कोई है तो इस व्यवस्था में उस एक व्यक्ति का भी पूरा सम्मान किया जाता है, उसको भी पूरा सम्मान दिया जाता है। ये नहीं कि अगर एक क्लास में 20 लड़के हैं और एक लड़की पढ़ रही है, या 20 लड़कियां हैं और एक लड़का उनके बीच में पढ़ रहा है, तो उन एक लड़के लड़कियों के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता। ऐसा नहीं है, उस एक बच्चे का भी ध्यान उतना ही रखा जाता है जितना अन्य बच्चों का ध्यान रखा जाता है। हम उस एक बच्चे की आवश्यकताओं को नकार नहीं सकते, उसको हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए हर व्यक्ति का यहाँ सम्मान बढ़ता है। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संविधान में हर व्यक्ति के अधिकारों की चर्चा की गई है। हर, चाहे किसी भी समुदाय का, किसी भी जाति धर्म का है, तो उनके हितों के बारे में बात की गई है, उन सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। तो हर व्यक्ति के हर नागरिक का वहाँ पर सम्मान बढ़ता है, किसी का सम्मान कम नहीं होता। ये लोकतंत्र में ही संभव है, राजतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि राजतंत्र जैसी व्यवस्था में हर व्यक्ति को पूरा सम्मान मिले, सिर्फ लोकतंत्र में ही हम संभावना कर सकते हैं। अगली जो लाइन हमारी है वो है लोकतांत्रिक व्यवस्था इसलिए भी बेहतर है क्योंकि इसमें अपनी गलतियां सुधारने का अवसर मिलता है। लोकतंत्र में जनता को अपनी गलतियां सुधारने का अवसर मिलता है। बिल्कुल सही कहा है कि इस व्यवस्था में जनता है, भोली भाली जनता है, ना समझ जनता है, अगर कहीं गलती कर बैठती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था उनको गलतियों को सुधारने का पूरा अवसर देता है। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, हमने गलती की और अब की बार चुनाव में एक ऐसे प्रतिनिधि को सरकार ने चुन करके भेज दिया जो अब हम देखते हैं अब तो हमारा फैसला गलत है, क्योंकि वो हमारे लिए ठीक से काम नहीं कर रहा है, हमारे मुद्दों को ठीक से उठा नहीं रहा है। तो फिर अब उस गलती का हम सुधार कैसे करेंगे? तो लोकतंत्र में हमको एक व्यवस्था दी गई है कि 5 साल के बाद जब चुनाव होंगे तो फिर हम अगले चुनाव में उस प्रतिनिधि को हार का मुंह दिखाकर घर बैठा सकते हैं और एक नए प्रतिनिधि को सरकार में चुन करके भेज सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये व्यवस्था किसने दी हमको? लोकतंत्र ने दी। लोकतंत्र में ही ऐसा संभव है, राजतंत्र में हम ऐसा नहीं कर सकते या किसी और शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं कर सकते। तो लोकतंत्र जो है हमें हमारी गलतियों को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। लास्ट में लिखा है कि शासक जो है जनता के हित में काम करने का हर संभव प्रयास करता है। शासक जो है हमारा, जो सरकार है हमारी, वो जनता के हित में अच्छे फैसले लेने का पूरा प्रयास करता है। भले ही मजबूरी में करे, वो संविधान में बंधा हुआ है, कानून से बंधा हुआ है इसलिए करे, लेकिन उसकी मजबूरी है कि वो जनता के हित में काम करेगा। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है उसमें शासक जो है वो जनता के हित में काम करने का हर संभव प्रयास करता है कि वो जनता के बीच में अपनी छवि अच्छी तरीके से बना रख सके। अच्छा काम करेगा तो उसकी अच्छी छवि बनेगी। और उसका एक उद्देश्य और हो सकता है कि अगर वो इस कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में अगर अच्छा काम करेगी सरकार या अपना प्रतिनिधि या ओवरऑल पूरी सरकार अच्छा काम करेगी तो अगले 5 साल में अगले चुनाव में भी उसी सरकार के आने का, उन्हीं प्रतिनिधियों का आने की संभावना बनी रहेगी। तो इसलिए भी इस लोग माने लालच माने इसमें भी क्या है कि सरकार या प्रतिनिधि अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे तो अगली बार उनको अवसर जरूर मिलेगा। इसलिए ये संभावना हम कर सकते हैं, मान सकते हैं कि शासक जो है वो जनता के हित में काम करने का हर संभव प्रयास करता है। भले ही उसको कितनी भी अड़चनें आए, कितनी भी दिक्कतें आए, लेकिन वो अपनी जनता के हित में काम करने का पूरा प्रयास करता है। तो इस आधार पर हमने जाना
सबसे पहले कि लोकतंत्र क्या है, फिर लोकतंत्र की आवश्यकताएं क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, जो हम पढ़ते पढ़ते और अब हम पहुंचे आज कि भाई लोकतंत्र को अच्छा क्यों माना जाता है, ऐसी क्या क्या कारण है वो हमने जाना। फिर कुछ लोगों ने लोकतंत्र में कुछ कमियां भी निकाल करके दी, वो हमने मानी कि इसमें कमियां भी होती हैं, हर चीज़ हमेशा सही नहीं हो सकती, वो हमने माना, पढ़ा और कुछ कमियां नज़र भी आई। तो इस प्रकार से ये आज हमने चैप्टर पूरा कर लिया बच्चों। सभी को धन्यवाद।